गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सीता नाम की विधवा मां रहती थी। पति की मौत के बाद वही पांचों बेटियों की परवरिश करती थी। बड़ी बेटी कुसुम, गोरी सुंदर तेज तर्रार। दूसरी बेटी राधा, काली लेकिन मेहनती और पढ़ाई में होशियार। तीसरी बेटी लक्ष्मी, काली, घर के कामों में निपुण। चौथी बेटी पार्वती, काली लेकिन गाने संगीत में बहुत अच्छी। सबसे छोटी बेटी गुड़िया, गोरी लेकिन नटखट और सबकी दुलारी। गांव में अक्सर लोग उनकी मां से कहते, अरे सीता, तुम्हारी बड़ी बेटी कुसुम तो परी जैसी है। इसे तो किसी अमीर घर में ब्याहना चाहिए। फिर हंसते हुए जोड़ते, लेकिन बाकी तीन बेटियां तो क्या करें, इनका रंग तो। ये सुनकर मां का दिल कसक उठता। मेरी बच्चियां मेरे लिए चांद सूरज हैं। गोरी काली से क्या होता है? असली सुंदरता तो दिल में होती है। लेकिन समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नजरें उसकी बेटियों के दिल पर बोझ डाल देती। एक शाम सब बहनें चूल्हे के पास बैठी थी। माँ आटा गूंथ रही थी। दीदी, आज मेले में सब मेरी तारीफ कर रहे थे। बोले गुड़िया तो गुड़िया नहीं, गुड़ जैसी मीठी है। हाँ हाँ, और हम लोग क्या काली मिर्च है? कम से कम हमारे बिना तुम्हारे खाने में मजा भी तो नहीं आएगा। लेकिन सच कहूँ, ये बातें मन को चोट देती हैं। लोग हमें देखकर दया करते हैं, जैसे हम कोई बोझ हों। माँ ने हाथ रोककर सबको देखा और बोली, मेरी बच्चियों, ये समाज रंग देखता है, पर माँ का दिल सिर्फ गुण देखता है। याद रखना, मेहनत और सच्चाई की चमक सबसे बड़ी होती है। समय बीतता गया। कुसुम और गुड़िया जैसी गोरी बेटियों के लिए अमीर घरों से रिश्तों की लाइन लगने लगी। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार की गाड़ी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। हम अपने बेटे के लिए कुसुम का रिश्ता लेकर आए हैं। लड़की तो बिल्कुल अप्सरा जैसी है। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उसी पल जमींदारनी की नजर बाकी तीनों काली बेटियों पर पड़ी। ये तीनों आपकी बेटियां हैं? अच्छा, खैर, इनका क्या होगा? कुसुम अंदर जाकर चुपचाप रोने लगी। माँ, क्या मेरी खूबसूरती ही मेरी बहनों का दर्द बन गई है? माँ ने उसका सिर हिलाया। बिटिया, सुंदरता का अभिमान मत कर और ना ही उसका बोझ उठा। तुम्हारी बहनें तुम्हारा गर्व है। समय आएगा, इनके मेहनत और नेकी इनका भाग्य लिखेगी। दिन ब दिन गरीबी बढ़ती गई। खाने के लिए अनाज मुश्किल से मिलता। माँ खेतों में मजदूरी करती और बेटियां घर के कामों के साथ साथ गांव में सिलाई बुनाई करती। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। पार्वती ने गाने में हिस्सा लिया। जब वो मंच पर गई तो कुछ लोगों ने हंसकर कहा, अरे, ये काली कलूटी गाएगी क्या? लेकिन जैसे ही पार्वती ने मीठी आवाज में भजन गाना शुरू किया, पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। माँ की आंखें गर्व से भर आईं। देखो, यही है मेरी काली बिटिया की असली सुंदरता। मेले में मौजूद शहर से आए एक संगीत शिक्षक ने पार्वती को सुना और कहा, बिटिया, तुम्हारी आवाज में तो भगवान बसते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर ले जाकर संगीत की शिक्षा दूं। माँ का दिल दुविधा में था। बेटियां अलग होंगी तो मन टूट जाएगा, लेकिन उसने आंसू पोंछकर कहा, जा बेटी, अपनी किस्मत खुद लिख। माँ तेरे साथ है। पार्वती शहर चली गई। यह पहली बार था जब किसी ने तीनों काली बेटियों में से एक की काबिलियत को पहचाना। बाकी बहनें भी मेहनत करने लगीं। राधा ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। लक्ष्मी ने गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली। धीरे धीरे तीनों काली बेटियां समाज को साबित करने लगीं कि रंग नहीं, कर्म सबसे बड़ा होता है। पार्वती जब शहर पहुंची तो उसका दिल धड़क रहा था। इतने बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें, गाड़ियों का शोर, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। डर मत बिटिया, यहाँ तेरी आवाज ही तेरी पहचान बनेगी। शहर के संगीत विद्यालय में पहली बार जब पार्वती ने गाना गाया तो सब दंग रह गए। लोगों ने कहा, अरे, आवाज तो कोयल जैसी है। हाँ, लेकिन लड़की का रंग। यह सुनकर पार्वती का दिल चुभा, मगर उसने माँ की बातें याद की। मेहनत और सच्चाई की चमक सबसे बड़ी होती है। उसने तय कर लिया कि वो रंग रूप की परवाह नहीं करेगी, बस अपनी कला को निखारेगी। इधर गांव में राधा और लक्ष्मी भी अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना देख रही थी। राधा सुबह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और शाम को खेतों में माँ का हाथ बटाती। बच्चे उससे बहुत प्यार करने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग किसान ने उससे कहा, बेटिया, तू तो बहुत नेक है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर तेरा नाम रोशन करेंगे। भगवान तुझे सुख देगा। राधा ने मन ही मन ठान ली।
मैं गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगी। लक्ष्मी ने सिलाई का काम शुरू किया। पहले तो लोग बोले, काली कलूटी लड़की के हाथ से कौन कपड़े सिलवाएगा। लेकिन जब उसकी कढ़ाई और डिजाइन सबको भाने लगी तो औरतें कहने लगीं। लक्ष्मी के हाथ का काम तो सच में लक्ष्मी जैसा है। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और दूसरी तरफ कुसुम और गुड़िया की किस्मत भी रंग के कारण चमक रही थी। कुसुम का रिश्ता जमींदार के बेटे से तय हो गया। घर में मिठाइयां बंटने लगी। रिश्तेदार आए तो कहते, वाह सीता, तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है। कुसुम जैसी गोरी सुंदर बेटी हो तो कौन न ले जाए। सीता मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में कसक उठी। गुड़िया तो सबकी लाडली थी। छोटे होने की वजह से उसकी शरारतें सबको भाती थी। गांव वाले कहते, गुड़िया तो राजकुमारी है, इसे तो बड़े घर में ही ब्याह मिलेगा। लेकिन गुड़िया मासूमियत से बोलती, मुझे तो बस अपनी माँ और दीदियों के पास रहना है। जब कुसुम की सगाई हुई तो पूरा गांव सज धज कर आया। लेकिन उसी समय कुछ औरतें कानाफूसी करने लगीं। सीता की तो किस्मत खुल गई, लेकिन बाकी तीनों बेटियों का क्या होगा? काली है, कौन पूछेगा? राधा और लक्ष्मी ने सुना। उनके दिल में चुभन हुई, मगर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हम खुद अपनी किस्मत बनाएंगे। हाँ, और एक दिन लोग हमें भी सम्मान से देखेंगे। शहर में पार्वती ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसमें बड़े बड़े गायक और संगीतकार बैठे। स्टेज पर जाते वक्त उसके मन में आवाज गूंजी, लोग तुझे काली कहेंगे, लेकिन तू अपनी आवाज से रोशनी बिखेर देना। उसने भजन गाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। निर्णायक मंडल ने घोषणा की, इस साल की सर्वश्रेष्ठ गायिका है पार्वती। वाह, काली लड़की होते हुए भी इतना सुंदर गाती है ये। पार्वती ने माइक पर आकर कहा, कृपया मुझे काली या गोरी मत कहिए, बस मेरी कला को पहचानिए, यही मेरी पहचान है। उसके शब्द सुनकर सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जब पार्वती ट्रॉफी लेकर गांव लौटी तो पूरा गांव देखने आया। अरे, ये तो हमारी पार्वती है, देखो कितनी इज्जत लाई है। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटियों को गले लगाया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, असली सुंदरता गुणों में होती है। इधर कुसुम का रिश्ता अमीर घर में हुआ जरूर, पर वहां उसे सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए चाहा गया। उसके ससुराल वाले कहते, तुम्हें तो हमेशा सज धज कर रहना चाहिए, काम करने की जरूरत नहीं, बस दिखने में सुंदर रहो। कुसुम को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि लोग उसे इंसान नहीं, सिर्फ सजावटी सामान समझते हैं। गुड़िया भी बड़ी होने लगी। उसके लिए भी कई अमीर घरों से रिश्ते आने लगे, लेकिन हर कोई यही कहता, लड़की गोरी है, बस यही काफी है। माँ, क्या मैं सिर्फ गोरी होने की वजह से अच्छी कहलाती हूँ? बिटिया, इंसानियत और कर्म से बड़ी कोई पहचान नहीं। लोग चाहे जैसा सोचें, पर तू अपने गुणों से ही सम्मान पाएगी। धीरे धीरे राधा की ट्यूशन क्लास इतनी मशहूर हो गई कि गांव के बाहर से भी बच्चे आने लगे। लोग उसे मास्टरनी दीदी कहकर सम्मान देने लगे। लक्ष्मी की सिलाई की दुकान भी अब बड़ी हो गई थी। उसने औरतों को काम पर रखना शुरू किया। लोग कहते, काली लक्ष्मी नहीं, ये तो गांव की असली लक्ष्मी है। सीता गर्व से बेटियों को देखती और सोचती, गरीबी ने भले हमें दुख दिया, लेकिन मेहनत ने हमें सम्मान दिया। सीता अक्सर अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठकर सोचती, काश एक दिन मेरी पांचों बेटियां अपने अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और लोग उन्हें उनके रंग से नहीं, उनके कर्म से पहचाने। वो अपनी पांचों बेटियों से कहती, बेटियाओं, एक दिन जरूर आएगा जब लोग तुम सबको देखेंगे और कहेंगे कि ये सीता की बेटियां हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं। बेटियां माँ की आंखों का सपना पढ़ लेती और मन ही मन ठान लेती कि माँ का सर कभी झुकने नहीं देंगी। कुछ महीने बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। इसमें शहर से बड़े बड़े मेहमान और अधिकारी आए। मेले में प्रतियोगिताएं थीं, संगीत का कार्यक्रम, सिलाई कढ़ाई की प्रदर्शनी और बच्चों का ज्ञान प्रतियोगिता। पांचों बहनों ने भाग लेने का निर्णय लिया। पार्वती ने संगीत प्रतियोगिता में गाना गाया। उसकी आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। वाह वाह, यही तो असली कला है। लक्ष्मी ने अपनी कढ़ाई और डिजाइन की प्रदर्शनी लगाई। उसके बनाए कपड़े देखकर शहर के व्यापारी बोले, ये डिजाइन तो बड़े बड़े शहरों में भी बिकेंगे, हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। राधा ने बच्चों को तैयार करके ज्ञान प्रतियोगिता में भाग दिलाया। उसके पढ़ाए हुए बच्चे सभी सवालों का सही जवाब देने लगे। अधिकारी दंग रह गए। इधर कुसुम और गुड़िया ने भी भाग लिया। कुसुम ने मंच पर जाकर समाज की सोच पर भाषण दी। लोग सिर्फ गोरे चेहरे को सुंदरता मानते हैं,
पर असली सुंदरता मेहनत, सच्चाई और गुणों में होती है। मेरी काली बहनों ने ये साबित कर दिया है। गुड़िया ने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक किया, जिसमें दिखाया कि रंग रूप से किसी की पहचान नहीं होती। जब प्रतियोगिता के नतीजे आए तो ऐलान हुआ संगीत प्रतियोगिता की विजेता पार्वती सिलाई कढ़ाई में प्रथम पुरस्कार, लक्ष्मी शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सम्मान, राधा समाज सेवा और जागरूकता भाषण में सम्मान, कुसुम सांस्कृतिक नाटक में बच्चों के प्रिय, गुड़िया। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अरे, ये तो सीता की पांचों बेटियां छा गईं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दी। वे रिश्तेदार और पड़ोसी जो पहले कहकर जाते थे, सीता तेरी 3 बेटियां तो बोझ है बोझ, अब आकर बोले, अरे सीता तू तो भाग्यवान है, तेरी हर बेटी सोने की तरह चमक रही है। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, ये सोना नहीं है, ये मेहनत, सच्चाई और आत्मसम्मान की मिसाल है। मेले के बाद कुसुम की शादी अमीर घर में हो गई, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसके सौंदर्य के लिए चाहा गया। तुम्हें तो बस सुंदर दिखना है, काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खूबसूरती हमारे घर का सम्मान है, कुसुम ने कई बार कहा। मैं सिर्फ सुंदर नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी और समझदार भी हूँ। मुझे काम करने दीजिए। लेकिन कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे कुसुम को एहसास हुआ कि सुंदरता भी कभी न कभी कैद बन जाती है। गुड़िया की भी अमीर घरों से शादियों के रिश्ते आए। सब कहते, लड़की गोरी है, और क्या चाहिए। गुड़िया ने हिम्मत से कहा, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ मुझे सिर्फ गोरे रंग की वजह से पसंद किया जाए। मैं ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो मेरे गुणों को देखे, मेरे दिल को समझे। माँ ने गर्व से गुड़िया का माथा चूमा। राधा की मेहनत रंग लाई। जिला अधिकारी ने उसकी क्लास देखकर कहा, हम चाहते हैं कि तुम गांव में एक स्कूल खोलो, सरकार तुम्हारी मदद करेगी। राधा ने अपनी खुशी खुशी स्कूल की नींव रखी। अब सैकड़ों गरीब बच्चे पढ़ने लगे। लोग उसे गांव की शिक्षा माता कहने लगे। लक्ष्मी की सिलाई का काम इतना बढ़ गया कि उसने गांव की औरतों को रोजगार देना शुरू कर दिया। लक्ष्मी दीदी ने हमें नया जीवन दिया है, अब हम भी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। मैं अकेली नहीं, अब हम सब मिलकर गांव की तस्वीर बदलेंगे। पार्वती को शहर से निमंत्रण आया। उसने टीवी पर गाना गाकर पूरे देश को दीवाना बना दिया। लोगों ने कहा, काली हो या गोरी, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, आवाज में भगवान बसता है। पार्वती ने मंच पर माँ का नाम लिया। मेरी माँ सीता ने सिखाया है कि असली सुंदरता आत्मा और कर्म में होती है। गांव में एक बड़ा समारोह हुआ, जहां पांचों बेटियों को सम्मानित किया गया। मुखिया ने कहा, आज से इस गांव की पहचान है सीता और उसकी 5 बेटियां। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने बेटियों को गले लगाकर कहा, अब मुझे कोई दुख नहीं। तुम सबने साबित कर दिया कि माँ की कोख से निकली हर बेटी हीरा होती है, चाहे वो काली हो या गोरी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। समाज को चाहिए कि वो काले गोरे के भेद से ऊपर उठकर इंसान के गुणों और कर्मों को पहचाने। असली सुंदरता रंग रूप में नहीं, बल्कि मेहनत, सच्चाई और दिल की अच्छाई में होती है। क्या कहा रोहित के पिता ने? उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी बेटी के रिश्ते को मना करे। अरे हमारी बेटी इतनी संस्कारी है, कोई भी हमारी बेटी के लिए थोड़े ही मना करेगा। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कब कहा है उन्होंने शादी की डेट फिक्स करने को? उन्होंने कहा है कि जब हमारी इच्छा होगी तब हम शादी करवा सकते हैं अपने दोनों बच्चों की। बचपन का वादा अब बहुत जल्द पूरा होगा। बचपन की दोस्ती अब बहुत जल्दी रिश्तेदारी में बदल जाएगी सुनीता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहित जी, बस भगवान सब कुछ अच्छा करे। तो ये थी सुनीता और मोहित की आपस की बातें। दरअसल मोहित और सुनीता अपनी बेटी कविता की शादी भैरव के बेटे रोहित से करवाना चाहते थे। मोहित और भैरव दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों ने बहुत समय पहले ही एक दूसरे से वादा कर दिया था कि वो दोनों अगले 20 साल बाद रोहित और कविता की शादी करवाएंगे। और अब वो दिन आ चुका था। मोहित अब बहुत जल्द पंडित के पास जाता है और शादी की डेट निकलवाता है और इस तरह बहुत जल्द रोहित और कविता की शादी हो जाती है। शादी के बाद कविता अपने ससुराल की दहलीज पर रोहित के साथ खड़ी थी तो वहीं अंदर कविता की सास कुंती अपने हाथों में आरती की थाली लिए कविता को कहती है, बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर की ओर गिराकर माता अन्नपूर्णा की तरह घर में प्रवेश करो। सास की बात सुनकर कविता अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर की ओर गिराती है और घर में प्रवेश करती है।
कुछ देर बाद सभी रस्मों के बाद कविता अपने कमरे में जाती है। अब अगली सुबह कविता की पहली रसोई थी। कविता अपनी रसोई में जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी वहाँ कुंती आती है और कविता के हाथ में खाने की लिस्ट पकड़ाकर कहती है, बहू, ये खाने की लिस्ट है। आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए तुझे खाने में वो सब बनाना होगा जो तुझे आता है। फर्क नहीं पड़ता कि तेरे हाथों में कैसा टेस्ट है, लेकिन तेरे हाथों से रसोई का पूजन और खाना बनवाना है, इसलिए तुझे ये सारा खाना बनाना पड़ेगा। देख ले, बाहर रिश्तेदार बैठे हैं, तू हमारी इज्जत रख लेना। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इस तरह कविता अब अपनी पहली रसोई करने लगती है। कुछ ही देर बाद वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और कविता की तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या बात है कुंती बहन, सच में तुम बहुत चुनकर बहू लाई हो। तभी तो तुम्हारी बहू सुंदर होने के साथ साथ उसमें सभी प्रकार के गुण भी है। अरे क्या खाना बनाया है, ऐसा लग रहा है मैं किसी होटल का खाना खा रही हूँ। आखिर बहू किसकी है? अरे सास भी उसकी इतना अच्छा खाना बनाती है तो बहू भी अपनी सास को टक्कर तो देगी ना। कुंती की बात सुनकर अब सभी लोग हंसी ठिठोली करने लगते हैं। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ सेठानी आ जाती है और, क्या बात है, ये सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, वो भी नई बहू के हाथ का। लेकिन किसी ने हमारे घर में दावत का न्योता ही नहीं पहुँचाया। लगता है कुंती बहन मेरे घर न्योता देना भूल गई है। क्यों बहन, सही कह रही हूँ ना मैं? वो सेठानी जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपके घर शादी का कार्ड भिजवाया था, लेकिन सेठ ने हमारे कार्ड को नहीं लिया और वो हमारे सामने ही फाड़ दिया। अब तुम तो अपने सेठ को जानती ही हो कुंती कि वो कैसे है। अब भला तुम किसी से पैसे लोगी और समय पर नहीं चुकाओगी तो लोग तुमसे नफरत तो करेंगे ही ना। मैं तो यहाँ नई बहू के हाथ से खाना खाने आई हूँ, और बहू तुम अपने हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे नहीं खिलाओगी? सेठानी को देख सभी रिश्तेदार शांत हो जाते हैं। तो वहीं बिना किसी के इजाजत के सेठानी घर में आकर बैठ जाती है और कविता उसको खाना परोसती है। वाह बहू रानी, खाना तो बड़ा ही लाजवाब बनाया तूने, लेकिन ऐसे खाने का क्या फायदा जो हर चीज कर्ज से ली हुई हो। क्यों कुंती, सही कह रही हूँ ना मैं? सेठानी की ऐसी बातें सुनकर कविता को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो उस समय कोई जवाब नहीं देती और खाना खाने के बाद सेठानी भैरव और कुंती को धमकी देते हुए कहती है, देख भैरू, तेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है और तो और तेरे बेटे की शादी भी हो गई, साथ ही तेरा बेटा अब कमाने भी लगा है, तो अब तू मेरा कर्ज चुका दे, नहीं तो मुझे इस घर में कब्जा करने पर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सेठानी जी, मैंने सेठ जी से बात कर ली थी, उन्होंने मुझे कुछ समय की मोहलत दी थी। सेठ ने तुम्हें इसलिए मोहलत दी क्योंकि वो पैसे तुम्हारे नहीं मेरे थे, और मैं अपने पैसे समय से लेना जानती हूँ। इतना बोलकर सेठानी वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में अब सभी मेहमान भी घर से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद कविता अपनी सास और ससुर से सवाल करती है, माँ, पिताजी, सेठानी जी किस कर्ज की बात कर रही है? वो इस तरह हमें धमकी क्यों दे रही है? बेटा, हमने सेठानी जी से कुछ साल पहले 15 लाख का कर्जा लिया था, जो कि हम आज तक नहीं चुका पाए, और उनका कर्जा 20 लाख का हो गया है। गांव में सबसे बड़ा और अच्छा घर हमारा ही है, इसीलिए सेठानी इस घर को हड़पना चाहती है। ससुर की बात सुनकर अब कविता कुछ नहीं बोलती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सेठानी अपने कुछ गुंडों के साथ आती है और भैरव और उसके परिवार को उनके घर से धक्के मार के निकाल देती है और खुद उसके घर में रहने लगती है। तो वहीं भैरव और उसका परिवार अब लाचार हो जाता है। पिताजी, माँ जी, अगर आप कहे तो हम अपनी उस बंजर खेत में जाकर रहे। वहां रहने का कोई फायदा नहीं है कविता, क्योंकि वो जमीन बंजर है और बंजर जमीन पर रहना बेवकूफी है। देखिए जी, हमें अपने सर को छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, और वहाँ शायद हमारी एक झोपड़ी भी है। रोड पर इस तरह भटकने से तो अच्छा है कि हम उस झोपड़ी की मरम्मत कर उसी में रहे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। रोहित बेटा, हमें उस झोपड़ी को ठीक कर उसमें रह लेना चाहिए, तब तक जब तक हमारे हालात ठीक नहीं होते।
पत्नी और माँ की बात सुनकर रोहित भी अब उस झोपड़ी में रहने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद रोहित, कविता, भैरव और कुंती अपना सामान उठाकर अपने बंजर खेत में चले जाते हैं और उस झोपड़ी की मरम्मत करने लगते हैं। देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं, जिस पर रोहित अपने परिवार वालों से कहता है, इस झोपड़ी की मरम्मत करते हुए कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। खैर कविता, बाहर कुछ मिट्टी और ईंट रखी हुई है, तुम उनसे चूल्हा बना लो, मैं और पिताजी बाहर से कुछ खाने के लिए ले आते हैं। पति की बात सुनकर कविता चूल्हा बनाने बैठ जाती है, तो वहीं भैरव और रोहित राशन लेने जाते हैं। जहां एक तरफ दोनों बाप बेटे राशन लेकर आ जाते हैं, तो वहीं बहू ने अपने घर के लिए चूल्हा बना लिया था और इस तरह देर रात वो लोग खाना बना और खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब रोहित अपने ऑफिस के लिए जाता है, तो उसके ऑफिस वाले उसे ऑफिस से निकाल देते हैं। इस तरह दिन प्रतिदिन उन लोगों की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन कविता झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठी अपने जमीन को देख रही थी। तभी उसकी सास कुंती उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है बेटा, मैं तुझे काफी देर से देख रही हूँ। तू बहुत देर से हमारे बंजर खेत को देखी जा रही है। माँ जी, क्यों ना हम इस बंजर खेत में ही खेती करें? अगर भगवान ने चाहा तो वो हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देंगे। लेकिन बहू, हमारा खेत बंजर है और बंजर जमीन में खेती नहीं होती। मेहनत करने में क्या जा रहा है माँ जी? अरे मेहनत करने पर तो पत्थर में भी पौधा निकल जाता है, और फिर ये तो एक मिट्टी की बंजर जमीन है। बहू की बात सुनकर कहीं ना कहीं कुंती को भी ऐसा लगता है कि उसे इस बंजर जमीन में खेती करनी चाहिए। अब समय बीतता है और बीतते समय के साथ दोनों सास बहू उस बंजर जमीन में खेती करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये देख कुंती हार मान जाती है और वो अपनी बहू को कहती है, देख बहू, हमें खेती करते हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा। अरे मैं तो कहती हूँ इस बंजर जमीन पर खेती करना छोड़ दे और इस खेत के ससुराल में बस तू अपना काम कर। माँ जी, इस खेत के ससुराल में मैं अपना काम ही कर रही हूँ। इस खेत में रहने वाले ससुराल को मैं इस गरीबी में जीते नहीं देख सकती, इसलिए मैं हर वो चीज करूँगी जो मुझसे हो पाएगी। कविता किसी की एक नहीं सुनती और दिन रात अपनी बंजर जमीन में खेती करती रहती। ऐसे ही एक दिन रोहित शाम के वक्त अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए अपने घर आता है और सभी को खिलाते हुए कहता है, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरी नौकरी एक अच्छी सी कंपनी में लग गई है, अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात है रोहित बेटा। कविता बहू, अब तो रोहित की भी नौकरी लग गई है, इसलिए तुम अपनी जिद छोड़ दो, भूल जाओ इस बंजर जमीन पर खेती करना। प्लीज हम पर जरा रहम खाओ और खुद पर भी। रोहित जी, आपकी नौकरी लगी, मुझे बहुत खुशी है, पर क्या मैं अपने ससुराल वालों के लिए थोड़े से भी एफर्ट्स नहीं दिखा सकती? क्या मैं अपनी इच्छा अनुसार इस बंजर जमीन में कुछ नहीं कर सकती क्या? नहीं कविता, ये घर और ये जमीन जितना हम लोगों का है उतना तुम्हारा भी है। तो बस अब मुझे कोई मत रोको, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। कविता की बात सुनकर अब घर में सभी लोग चुप हो जाते हैं। समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और अब धीरे धीरे उस बंजर जमीन में कुछ पौधे उगने लगते हैं। ये देख सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देखा देखा बाबूजी, माँ जी, रोहित जी, मैंने कहा था ना कि मैं इस बंजर जमीन पर खेती करके रहूंगी। देखो पौधे उग गए हैं, अब हम इस पर मेहनत करेंगे और इसमें हुई फसल को हम बाहर बेचा करेंगे। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार खेत में रह रहे ससुराल वालों की बहू ने वो काम कर दिखाया था जो शायद आज तक कोई ना कर सका था। ऐसे ही समय गुजरता है और उनकी फसल अब अच्छी खासी हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो फसल काट के बाजार में बेचना शुरू करते हैं। इस तरह धीरे धीरे कविता के ससुराल की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो अपने खेत में ही एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं।